सब चैप्टर हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसके बाद वो प्रत्यावर्ती धारा, उससे 5 से 10 नंबर, मतलब जो हल ही करना है, बाकी मतलब उसका दोगुना कर दीजिए अगर अथवा करके, तो उस चैप्टर से 20 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप सभी को। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चल सर, कल का होमवर्क का आंसर जो है शिवम कुमार जी लिख रहे हैं L बराबर 4 हेनरी, गौरव कुमार जी 4 हेनरी, और इसी प्रकार सुजीत कुमार जी 4 वेबर लिख रहे हैं, 2 हेनरी ज्योति कुमारी जी उत्तर लिख रही हैं, 40 हेनरी अमन कुमार जी लिख रहे हैं, अंकेश कुमार जी भी 4 उत्तर लिख रहे हैं, 4 हेनरी। देखो, स्वप्रेरकत्व है तो उसका मात्रक हेनरी होगा। जिन्होंने गलत जो मात्रक लिखा है गलत वेबर सुजीत कुमार जी, वो आप वेबर मात्रक ना लिख करके क्या लिखेंगे, वहां पर हेनरी मात्रक लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज आपका जो हमने होमवर्क में दिया था उसका उत्तर कहां तक और किसका सही है। जिन्होंने नहीं लगाया वो साथ साथ लगाने का प्रयास करेंगे, और जिन्होंने लगा लिया है वो मैच कराएंगे उत्तर को। ठीक है, चलो तो आप सभी का होमवर्क, क्योंकि आज के न्यूमेरिकल क्लास के बाद प्यारे बच्चों कल मैं ऑब्जेक्टिव की क्लास लूंगा। ये नहीं कहें कि भाई न्यूमेरिकल आप लोग ना अगर कहते कि कम हुए, इसीलिए मैंने 3 लेक्चर न्यूमेरिकल के ले लिए। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैंने न्यूमेरिकल ले ही लिए ज्यादा। और प्यारे बच्चों, जब अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो वहां भी न्यूमेरिकल होंगे, जैसे यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वहां भी न्यूमेरिकल, लेकिन वहां 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां इस तरह से तो लैंग्वेज होती नहीं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हो तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल आप वहां पर ऑब्जेक्टिव भी लगा लेते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, जी गुरुजी होमवर्क बताइए, मजा आएगा हम सभी को सॉल्व करने में, है ना। ये प्यारे बच्चों आप सभी का प्रश्न था कि किसी परिपथ में, प्रश्न बड़ा ही शानदार था, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा, मतलब कोई भी परिपथ है जहां पर 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिर जाती है। मतलब जो धारा का मान है वो परिवर्तित होते 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 मतलब गिरते 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 0 एम्पियर हो जाता है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो, 200 वोल्ट हो, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, मैंने हमेशा से आपको यही बताया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आ जाइए कौन कौन से मान दिए गए हैं। कह रहे हैं कि एक परिपथ में 0.1 सेकंड में, मतलब डेल्टा टी बराबर दिया गया है 0.1 सेकंड, समय का मान सेकंड में दिया गया है, लिख लिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं धारा के मान देखो 2 हैं, क्या 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर। इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे मतलब निकल रहा है कि 5 एम्पियर धारा कुछ समय बाद 0.0 एम्पियर में परिवर्तित हो रही है, मतलब धारा का मान घटते 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 शून्य हुआ जा रहा है। तो धारा में परिवर्तन निकालना है। तो धारा में परिवर्तन का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि डेल्टा आई बराबर, और डेल्टा आई का मतलब क्या हुआ, अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा, I2 माइनस I1। I2 क्या है, तो अंतिम धारा कितनी है, 0 एम्पियर है, माइनस प्रारंभिक धारा कितनी है, 5 एम्पियर है, तो 0 माइनस 5 बराबर माइनस का 5 एम्पियर। प्यारे बच्चों ये हुआ है धारा में परिवर्तन। धारा में परिवर्तन मतलब धारा में बदलाव कितना हो पाया, तो वो निकल के आया कि भैया -5 एम्पियर, मतलब धारा का मान -5 हो गया, घट गया है। 5 था ना, घटते घटते 0 हो गया, तो कितना घटा, -5 ही, तो उसको घटा दो, हटा दो 5 को, ये हुआ। फिर कह रहे हैं औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब कह रहे हैं E बराबर कितना है, तो 200 वोल्ट है। जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हल करते जाइए, अब हम लोग लगाने के लिए प्रयासरत हैं, और आप थोड़ा सा स्पीड में समझा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। तो आप सभी के आंसर आने भी लगे हैं कि सर यहाँ पर सूत्र आपके लिए कह रहे हैं स्वप्रेरकत्व का मान बताओ, L बराबर, भाई यही तो पूछ रहे हैं ना, स्वप्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इंडक्शन को किससे डिनोट करते हैं, तो L से डिनोट करते हैं। और हम लोगों ने सीखा था E बराबर, अगर सूत्र, अब यहां पर आपको मंथन करना पड़ेगा कौन सा सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं। देखो E बराबर फाई अनुक्रमानुपाती I होता है, कुल फ्लक्स होता है तो n से गुणा करा देते हैं। कुल फ्लक्स का मतलब जितने फेरे, समझम 9 फेरे, तो सॉरी n फेरे, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा फाई का, तो कुल फ्लक्स हो जाएगा n फाई। अनुक्रमानुपाती कुल प्रवाहित धारा के I के, तो n फाई इज इक्वल टू L I आएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये सूत्र L दिया गया है, नहीं दिया गया, L निकालना है। फाई दिया गया, नहीं। I दिया गया तो वो तो परिवर्तन दिया गया है, बस N नहीं दिया गया। मतलब इस सूत्र से हमें लगा पाना, स्वप्रेरकत्व निकाल पाना आसान नहीं होगा, ये कठिन है। इसलिए प्यारे बच्चों एक सूत्र हमारे दिमाग में और आता है, जब हमने कहा था स्वप्रेरकत्व को विद्युत वाहक बल के पदों में व्यक्त करना, तब हमने ये सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र, E बराबर माइनस का L डेल्टा I अपान में डेल्टा T, या बहुत सूक्ष्म धारा परिवर्तन के लिए DI अपान में DT भी लिखते हैं, DI अपान में DT भी लिखते हैं, लेकिन जब सूक्ष्म धारा में परिवर्तन हो, ठीक है, ये औसत के लिए, और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना भी है, दिया गया है, मतलब स्वप्रेरकत्व बताना है। चलो वैल्यू रख लो, वैल्यू रख लो, यहां से आपका हल हो जाएगा। मैं इसी स्लाइड में हल कर दूं, ये अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, यही हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी में हल हो जाएगा गुरुजी, काहे परेशान है। देखो तो प्यारे बच्चों क्या करना है, E बराबर L डेल्टा I अपान में डेल्टा T, वैल्यू रख दीजिए सबकी। E की वैल्यू कितनी है, 200 है, बराबर माइनस का L आपको ज्ञात करना, डेल्टा I की वैल्यू है माइनस का 5 बटे डेल्टा T की वैल्यू है 0.1 सेकंड, 0.1 रख दिया। बड़ा आसान लग रहा है हमें तो। अब ये प्यारे बच्चों बनेगा, ये बनेगा 200 गुणे, ये 0.1 इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा 0.1, ये माइनस और ये माइनस प्यारे बच्चों मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये 5 जो गुणा में है ऊपर इधर आएगा, हर में तो हर में हो जाएगा, उधर अंश में इधर आएगा भाग में, बराबर उधर केवल क्या बचा L, हमें L बराबर ही तो निकालना है। चलो इसको काट पीट करके हल कर लो, दशमलव हटाओ, नीचे क्या लिखोगे, गुणे के बाद 1, आगे 1 अंक था तो 1 0 बढ़ा लो। आप ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 चौके कितने हो गए 20, 1 से गुणा 4 का होगा तो 4 कम 4 ही रहेगा, अर्थात प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर आएगा L बराबर 4। देखो
देखो L बराबर ये केवल क्या बचा है 4, और L का मात्रक क्या होता है तो हेनरी होता है। इस प्रकार से उत्तर आएगा L बराबर 4 हेनरी। जितने भी बच्चे 4 हेनरी उत्तर दे रहे थे वो अपने आप में बिल्कुल सही हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सही हैं। वेबर उत्तर नहीं होगा, मात्रक वेबर नहीं होता है प्रेरकत्व का, ठीक है। ओके, गौरव कुमार जी, खुशी सिंह कुमारी, कोमल, अंजलि कुमारी, विपिन कुमार, रोशन कुमार, रिमझिम कुमारी, अमन कुमार, सलमान, मंजीत, किरण, लालसा, तनीषा, नवनीत, नेहा, सभी बच्चों के कमेंट यही आ रहे हैं। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न आएगा पक्का। अगर इस प्रकार से प्रश्न आ गया, चाहे 5 में आए, चाहे 2 नंबर में आए, या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ गए, उड़ा देना, उड़ा देना। बस सूत्र याद रखे रहना। मैंने बता दिया कि सूत्र का याद करने का प्रोसेस क्या है। आप लोग कहते हैं ना कि सर हमें ये नहीं समझ में आता है कि सूत्र क्या लगाना है, ये नहीं समझ में आता है। तो उसका समझने का तरीका यह है कि कोई भी अवतार लेके तो नहीं आया है, सबको यहीं पर मेहनत करके ही फल मिला है। आपको भी मेहनत ये करनी है कि जब प्रश्न लगाओ तो 2-3 सूत्रों पर विचार करो। कई बार आपको सूत्र याद ना हो तो फार्मूला सीट इसीलिए बनवाई जाती है। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, देख भी रहा होगा वो बच्चा, कि फार्मूला सीट ये आपको बनाना पड़ेगा। फार्मूला सीट आपको प्यारे बच्चों क्या होगा, बनाना पड़ेगा। मैंने कई बार बनवाया भी, मैं बना भी देता हूं, लेकिन यहां पर बनाता हूं। मैं आपको कॉपी पे लिख करके नोट्स में नहीं भेजता हूं। नोट्स तो प्रॉपर बड़ी वाली नोट्स जा रही है, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरी दीर्घोत्तरी जा रहे हैं। फार्मूला सीट में यहां पर बनाता हूं मेहनत करके। यहां पर मैंने कई बार चैप्टर के लिए, चैप्टर का जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं तो प्यारे बच्चों में फार्मूला सीट सभी के बना देता हूं, सारे फार्मूले लिख देता हूं। अब आपको अपनी कॉपी में हम लिख ही दें तो क्या फायदा, लिख के भेज ही देंगे तो क्या फायदा, जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे। और अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो लेक्चर देख के लिखो ना, मैंने लेक्चर में बता रखे हैं। देखो मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों के डाउट, हाँ डाउट वाला जो सेशन शुरू हुआ है, अरे भैया जब डाउट मैं रखता नहीं हूं तो पूछने की आपको जरूरत क्या है? डाउट पूछने की आपको जरूरत क्या है? फिर भी जो डाउट पूछे जा रहे हैं पहले चैप्टर से पूछे गए, बताओ पहले चैप्टर से डाउट पूछे गए हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, बाद में एडमिशन लिया है। और पता डाउट किस तरह के, आवेश की बीमा बताओ, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सर मेरा बैकलॉग लग गया। हम जानते हैं आपको उम्मीदें हमसे ही जुड़ी हैं, लेकिन वो उम्मीदों का रास्ता यही नहीं है कि प्रॉपर आप लिख के वहां जो भेज रहे हैं वहां तो डाउट हम पढ़ ही ले रहे हैं, लेकिन आप लापरवाही ये कर रहे हैं कि जब मैं वहां पर पढ़ रहा हूं बच्चा जो बात मैं लेक्चर में बता चुका हूं, इसका मतलब है कि वो बच्चा लेक्चर को प्रॉपर रूप से नहीं देख रहा है, वो मिस कर रहा है। एक दिन पढ़ रहा है, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहा है, फिर दूसरे दिन जब बैठता है तो परेशान हो जाता है, ये तो मुझे आता ही नहीं, ऐसे होगा तो कैसे पढ़ पाऊंगा, इन सभी बातों पे वो परेशान हो जाता है। तो इस पे टीचर भी परेशान ये सोच के होता है कि आखिर जो बात मैंने पढ़ा रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, उसमें छोटा सा डाउट, आवेश की बीमा बताओ। अरे भैया Q बराबर IT, हजारों बार तो नहीं कहेंगे तो ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन 10 बार मिनिमम जरूर बताया। इतने पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बताए जा चुके हैं अब तक कि पूछिए मत। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, रिवीजन, वन शॉट इतनी बार हुआ है। I की बीमा A, T समय की बीमा T। अब उनको Q बराबर AT मुझे बीमा लिखने की जरूरत पड़ी और मुझे वो भेजना पड़ा डाउट। मैं क्यों डाउट सेशन खोल के उसमें बैठूं? पहले चैप्टर का डाउट लिया जा चुका है, दूसरे चैप्टर का डाउट लिया जा चुका है, तीसरे चैप्टर का डाउट लिया जा चुका है, मतलब आपको रिवीजन कराया जा चुका है, मैराथन लिया जा चुका है। उसके बाद भी आप पहले चैप्टर से डाउट अगर पूछेंगे तो बताना हमारे पास समय नहीं है। एक तो आपको सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा का नाजायज फायदा अगर आप उठाओगे तो फिर आपका नुकसान है। मेरा क्या, मैं तो समय निकाल के 2 घंटे कम सोऊंगा और आपको डाउट भेजूंगा, लेकिन वो आपका निरर्थक है, उसका अर्थ नहीं, क्योंकि आप पढ़ लेने से मात्र से नहीं हो पाएगा कि मोबाइल में पढ़ लिया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों के साथ आपको रातें जागनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझाने भर से ही है मेरे, ठीक है। मैं अपने लिए कोई उपाय नहीं खोजूं, मैं तो कह रहा हूं मैं डाउट आप 200 भेजे हैं, 500 भेजिए, 1000 भेजिए, मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं ना कि मैं 2 घंटे कम सोऊंगा फिर भी डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है मुझे कि मैं जो चीज बता चुका हूं और एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं, फिर भी वो बच्चों को नहीं तैयार हो रहा है। तो क्या मुझ में कमी रही जा रही है या बच्चों से कोई गलती हो रही है? तो उसका अर्थ ये निकलता है कि वहीं पर 90% बच्चे ये लिख के भेज रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया गया, चैप्टर पूरा मुझे समझ में आ गया, ये आज के न्यूमेरिकल मुझे समझ में आ गया। सर न्यूमेरिकल में मुझे एक दिक्कत हुई, कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं सर मुझे वो न्यूमेरिकल में दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं दोबारा देख लूंगा या दोबारा देख लूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसे बच्चों के यूट्यूब पे नीचे कमेंट होते हैं, कई बार पर्सनल मैसेज भी यही आते हैं कि हाँ सर आपने समझा दिया, मुझे पता है वो बहुत अच्छे से समझाया गया, लेकिन लाइव लेक्चर के दौरान मुझे कम समझ में आया, बट मैं समझ लूंगा दोबारा देख के या समझ लूंगी, ऐसा कमेंट लिखा रहता है। तो उत्साह मिलता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल रही है, सिलेबस को भी और आगे नए नए तरीके से पढ़ाने में मदद भी मिल रही है। रिवीजन के लिए मैराथन होगा, वन शॉट होगा। अभी देखो पहले चैप्टर का आपका मैराथन हुआ था 4 घंटे के लेक्चर, अब वो 4 घंटे की क्लास जिन भी बच्चों ने की थी पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा पहला चैप्टर। फिर दूसरे चैप्टर का भी अभी मैराथन लूंगा मैं, किसी न किसी हफ्ते ले ही लूंगा संडे में। तो वो क्योंकि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में किसी न किसी हफ्ते में एक चैप्टर का लेक्चर मैराथन लेंगे तो फिर 3 से 4 घंटे लेंगे, जिसमें से पूरा मैराथन खत्म हो पूरा चैप्टर। देखो मदद करनी पड़ेगी आपको हमारी और हम मदद करेंगे आपकी। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं तभी आवाज होती है, और हुंकार भरने के लिए दोनों तरफ से मेहनत जरूरी है, किसी एक पक्ष के मेहनत से नहीं होगा। मुझे पता है, यू आर राइट बच्चों की, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मेहनत जो है वो दोनों ओर से जारी है, लेकिन इस मेहनत का परिणाम 100% आए, मेहनत का परिणाम 100% आए, इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार। इसके लिए कभी भी अनदेखा ना करें कि आज नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, नहीं, लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है प्यारे बच्चों। इस बार इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और सफलता शोर तब मचाएगी जब बिहार बोर्ड के ऑफिस में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम बच्चे, अगर प्यारे बच्चों 600 बच्चे बुलाए जाते हैं, 600 बच्चे बुलाए जाते हैं, तो इसमें से 500, मैं कहता हूं 100 बच्चों की तो मैं नहीं जिम्मेवारी ले सकता, लेकिन 500 प्लस बच्चे मैं कहता हूं टारगेट बोर्ड से जाएं, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा।
क्या सर ये कठिन है? सर आप क्यों कह रहे हैं? क्या दूसरे संस्थान में? हम कह रहे हैं सभी लोग मेहनत ही कर रहे हैं, अग्रणी हम रहना चाहते हैं, आगे हम रहना चाहते हैं और आगे आपको रखना चाहते हैं। आगे आपको रहने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक और से नहीं, डाउट सेशन इसीलिए बनाया गया कि डाउट आप वहां पर पूछ सकें, हम उन डाउट को क्लियर भी करेंगे, लेकिन ऐसे डाउट ना पूछें जहां पर मेरा समय जाए। पता समझ रहे? निरर्थक समय होगा कि पहला चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, बिल्कुल क्लियर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। 10 बार बताया गया होगा, वो डाउट आ रहा है। हाँ, बैकलॉग कैसे सर मेरा लग गया? बल्कि वो वीडियो मुझे पता है आप उम्मीद रख रहे हो कि आनंद सर ही बता देंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन उस बैकलॉग पर वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर, प्रिंस सर ने खुद बताया कि बैकलॉग कैसे हटा है। अब देखिए आपने देरी कर दी तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, ठीक है? देखो अब जो बच्चे जैसे इस तरह के डाउट है तो मैं खुद डाउट सेशन, ये मान लो अभी न्यूमेरिकल की क्लास ही चले, लेकिन मैं आज इसीलिए न्यूमेरिकल की क्लास ले रहा था कि 2 क्लास में न्यूमेरिकल मैक्सिमम हो गए थे, लेकिन फिर भी इसीलिए न्यूमेरिकल क्लास लिया कि फिर से एक बार न्यूमेरिकल भी हो लेंगे और उसके साथ साथ मान लो एक तरह से डाउट क्लास है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन पाते। अब दोस्त देखो, जिनको न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं, और सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल कम बन पाते और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं और थोड़ा सा बैक में भी बच्चे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबके मैं कह रहा हूं 80% नंबर कहीं नहीं गए। इसके लिए मैंने कल एक अच्छा तरीका बता दिया था, ठीक है? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे। स्ट्रेटजी देखो, ये होती प्लानिंग। 70 में मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं कि आप 70 में 70 बना पाओ। ये लगभग 70 से 75% बच्चे ऐसा कर भी पाएंगे जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर लाइव क्लास कर रहे हैं, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, कैसे भी मेहनत में साथ साथ चल रहे हैं। 70 में 70 बनाने के लिए 70% 75% बच्चे बना भी पाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ 50 प्रश्न बना सकते हैं, कुछ 45, कुछ 40, कुछ 68, कुछ 50 ऐसे करके, लेकिन 35 प्रश्न बना सकने में मैं कह रहा हूं 99% बना पाएंगे, लेकिन वही जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं 35 नंबर ही बन गए। दूसरा प्यारे बच्चों, 70 नंबर में आपका 35 सब्जेक्टिव भी आएगा, वो भी 70 ही नंबर के होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितने नंबर के होंगे? 70 नंबर के, जिसमें 2-2 अंक वाले कितने होंगे? 20 नंबर के, और 5-5 अंक वाले 15 नंबर के। मैं कह रहा हूं 5-5 अंक वालों में आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं आते हैं। जो बच्चे एवरेज हैं या जिन्होंने फर्स्ट ईयर स्किप कर दिया, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो 15 में फिर भी 15 में मैं कहता हूं 8 से 10 नंबर ले आएंगे। कैसे? थोड़ा थोड़ा लिख करके। डेरिवेशन आता है, परिभाषा लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो। मान लो आया गॉस का नियम, अब गॉस का नियम भी कई बच्चों ने पूछा कि गॉस के प्रमेय बताइए, तो डाउट में मैं कितना लिख के गॉस के प्रमेय भेज दूंगा, या तो मैं फोटो लिख के भेज दूंगा। भाई डाउट वीडियो वाला तो है नहीं सेशन, डाउट वीडियो वाला तो सेशन है नहीं, बोलिए, डाउट वीडियो वाला तो है नहीं, उसमें क्या है सीधे सीधे बस लिख के भेजा जा सकता है। जैसे आपने ये पूछ लिया आवेश कैसा ही मात्रा क्या, इस तरह से शायद आपको कंफ्यूजन हो, तो वहां पर हम आपको डाउट लिख के भेजें तो ज्यादा अच्छा है। आप पूरा गॉस के प्रमेय बताइए, गॉस के प्रमेय तो वीडियो में बताई जाएगी, और वो वीडियो का मतलब है कि आप वीडियो लेक्चर को देख ले एक बार, तो मुझे लगता है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं शिकायत रखने का मौका नहीं दूंगा, मैं इसी तरह से क्लास करता हूं कि शिकायत रखने का मौका ना रहे। खैर वो आपकी मर्जी है। दूसरा देखो स्ट्रेटजी देखो, 8 से 10 नंबर ही आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 20 नंबर में भी 15 नंबर कहीं नहीं गए। 15 का मतलब है 16, 8 क्वेश्चन बना ही पाओगे। अरे भैया यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने बनाने होंगे? 10 बनाने होंगे। 10 में कह रहे हैं अब 10 बनाने का मतलब ये नहीं है 20 में 10 नहीं बना पाए, क्या 20 में 7 या 8 नहीं बन पाएंगे? मतलब 14 या 15 नंबर नहीं पा पाओगे यहाँ से आराम से। 5 नंबर यहाँ कट गए, 5 नंबर यहाँ कट गए, हम कहते हैं 10 नंबर हटा दो, फिर भी 35 तो पूरे ये ला रहे हो ना, और ये पूरे मिला के 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, और 15, 10, 25 नंबर ये बताओ, 35, 30, 65, 25, 90 नंबर फिर भी पहुंच जा रहे हो, फिर भी 90 नंबर पहुंच रहे हो। बहुत राइटिंग आपकी घटिया है, बहुत गंदा लिखते हो, सुधार कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रही। 5 नंबर और हटा दीजिए, 85। बहुत बदतर किया आपने, 80। मैं कह रहा हूं अगर स्ट्रेटजी के साथ काम तैयारी की जाएगी तो 80% अंकों से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। लेकिन इसकी ये जरूरी है कि आपको बस मेहनत करनी है और लगन नहीं छोड़नी है, साथ निभाना साथिया करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? सर मेरा प्लानिंग, ये अभिषेक भारती जी लिख रहे हैं, सर मेरा प्लानिंग 100 में 100 का है। बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा से आपको चिल्ला रहा हूं कि आपका गोल 100 में 100 का ही रहना चाहिए, और जो बच्चे 100 में 100 लेकर के आएंगे मिलेंगे हम उनसे, क्योंकि उनका सफर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो हम उनसे मिलने तो वहां पर मिलेंगे ही। ठीक है सर, हमने फार्मूला सीट बना लिया, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों घबराइए बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल ना होइए कि मेरा ये छूट गया। मेहनत करने के लिए आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे आपका बैकलॉग लग गया है तो डेली पीछे जाके एक एक वीडियो कवर करते जाइए। डाउट आपके जो है वो वीडियो देखने से ही दूर होंगे। सबसे जरूरी चीज वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो बच्चों बात करेंगे, जो चीज हमने बता दी समझा दी। दूसरा अगला क्वेश्चन, पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। अब देखो प्रश्न को पढ़ो और फिर उससे आउटपुट ये निकालो कि कहां पर क्या वैल्यू दे रहा है। पास रखी कुंडलियों मतलब 2 कुंडली हैं जो पास रखी हैं, तो वहां क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अगर केवल एक ही कुंडली तो स्वप्रेरकत्व होगा। तो पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी, जो इन्होंने कहा ठीक उसी आधार पर आप वैल्यू लिख लीजिए कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो दिया गया है, अन्योन्य प्रेरकत्व। अब जल्दी से बताओ ये कि अन्योन्य प्रेरकत्व को किससे डिनोट किया जाता है? अपनी कॉपी में लिखना, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। m बराबर कितना दिया गया है? तो 1.5 हेनरी बोलो दिया गया है। फिर कह रहे हैं यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, किसी एक कुंडली में, भाई चित्र भी बना लो, तो एक कुंडली और ये दूसरी कुंडली, ठीक है, ये 2 कुंडलियां हैं पास रखी हैं। एक कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं,
जिसे 0.5 सेकंड में 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो। तो कह रहे हैं दूसरी कुंडली में, ये दूसरी कुंडली है, ये पहली कुंडली है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, मतलब इसके लूप में चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा। दूसरी कुंडली का फ्लक्स φ2 मान ले रहे हैं। अब आप लोगों को देखो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पहले ये समझो कि जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट φ2, जो दूसरी कुंडली में या दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताया था φ2, वो अनुक्रमानुपाती होता है पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के I1 के, और φ2 बराबर आ जाता है MI1। अगर यहां दिया होता कि कुंडली में इतने फेरे हैं तो मैं यहां पर n से गुणा करा देता, उतनी संख्या से गुणा करा देता, लेकिन यहां पर फेरे नहीं कर रहे, मतलब एक लूप वाली क्या है कुंडली है। वैसे मैंने चित्र में बना दिया है 2 फेरों वाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 फेरे वाली बना कर लीजिए सर गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर ये एक ऐसे लूप है, ये कुंडली, वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर भी है, वैसे ही यहां पर एक ही फेरा है मान लो, ठीक है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि इसमें धारा में परिवर्तन हो रहा है, क्या धारा में परिवर्तन हो रहा है, 0 से 20 हुई जा रही है, तो दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन φ2 = MI1। आपसे m का मान पूछा है तो m बराबर क्या होगा बताओ, m बराबर होगा φ2 बटे, अच्छा m का मान नहीं पूछा है, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताना है, φ2 का मान ही तो बताना है, तो बता लो φ2 बराबर m की वैल्यू कितनी दी गई है, m की वैल्यू 1.5 दी गई है, गुणे I1, धारा का मान 0 से 20 हो रहा है, 0 से 20 मतलब धारा परिवर्तन हो रहा है 20 - 0, भैया I2 - I1 ये करेंगे, यहां पर लिख दीजिए m और I1 जो लिखा हुआ है वो डेल्टा I1 लिखना है, ठीक है। डेल्टा I1 का मतलब है पहली अंतर धारा में परिवर्तन, ये लिखना है, तो 20 - 0 अंतर निकला ना, तो 20, अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, φ2 बराबर 15 मतलब 1.2 गुणे ये क्या मिलेगा 20, दशमलव हटा दो, नीचे 1 लिखेंगे, आगे 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाएंगे, 20 से 0 कटेगा, सीधे 15 दूना 30 आ जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों φ2 बराबर आएगा 30, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर, तो प्यारे बच्चों 30 वेबर इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो सोचने की जरूरत ज्यादा पड़ी ही नहीं, हमें अन्योन्य प्रेरकत्व के पदों में सूत्र को लिखना था। यहाँ देखो समय का क्या कोई यूज हुआ, क्या समय का कोई यूज हुआ, तो आप कहेंगे जी गुरुजी बिल्कुल भी कहीं पर समय का यूज नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों यही होता है कि आपको क्वेश्चन पर कमांड करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। 30 हेनरी नहीं 30 वेबर, ठीक है, 30 वेबर, यस सर, यस सर। सर 12th का बुक प्रिंट हो गया, कीमत बता दीजिए। 12th का बुक अभी नहीं प्रिंट हुआ बच्चों, टाइम लगेगा, बहुत सारा काम होता है, 12th का बुक अभी प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, होगा तो बताया जाएगा। एक बच्चे ने हाँ ये भी डाउट पूछा था सर बुक कब तक आएगी, तो मैंने लिखा था अक्टूबर से नवंबर के बीच। क्लियर, 30 वेबर। देखो एक बार फिर से बता दीजिए, बता देना है, देखो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी कुंडली का दिया गया है, दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो क्या है 1.5 हेनरी है। दोनों कुंडलियां जो हैं उनमें से किसी एक में धारा में परिवर्तन किया जाता है, कितने समय में, 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर परिवर्तित होती है। आपको पता है जब धारा में परिवर्तन होता है तभी दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वो जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो पहली कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो लिखा φ2 अनुक्रमानुपाती है, मैं तो यहाँ पर सीधे डेरिवेशन पूरा बता दे रहा हूँ आपको, अन्योन्य प्रेरकत्व वाला जो वहां पर सिखाया था आपको, यहाँ पर N2 φ2 आया था, बस इतना था, क्योंकि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अगर होती है तो N2 लिखते हैं, यहाँ है नहीं तो कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं की है फेरों की, तो हम नहीं लिखे N2, अगर चर्चा करता तो N2 लिखते, तो φ2 अनुक्रमानुपाती I1, सीधे सूत्र बना दिया MI1, M दिया गया I1 दिया गया, वैल्यू आ गई, सिंपल सा सवाल था। लेकिन ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है और ऐसा ही 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3.0 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य लिखा होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब वही m का मान इस वाले उसमें निकालना है, इस सूत्र में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालना है। प्रश्न को पहले ध्यान से समझ लीजिए। जी सर, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जा देते हैं, डाउट कोई नहीं रहता है, बिल्कुल मेरी कोशिश होती डाउट ना ही रहे आपका, और डाउट अगर पूछ लिया आपने ना तो मेरी बेइज्जती है, मेरी नहीं बेइज्जती है, आप टीपू सुल्तानों की भी बेइज्जती है, ठीक है, आप टीपू सुल्तानों की भी बेइज्जती है। अगर डाउट सेशन में डाउट आ गया तो सोचो मेरी बेइज्जती के साथ साथ आपकी बेइज्जती। फिजिक्स में डाउट आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है ना। खैर चलो कोई बात नहीं, डाउट वाला सेशन खत्म कर दो फिजिक्स के लिए ठीक है सर, इंग्लिश में बहुत धीरे पढ़ाई हो रहा है, तेजी से पढ़ाया जाए। देखो सर अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ा रहे हैं सिलेबस को कवर करने के लिए, और फिर सर से बातचीत तो होती ही रहती है, होगा। राहुल कुमार, चलिए तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा, अब इसको भी ध्यान से सुनो, मतलब प्यारे बच्चों 2 कुंडलियां हैं, ठीक है, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये, वृत्ताकार बनाओ वर्गाकार बनाओ जैसे भी बनाओ,
और ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली। कह रहे हैं इसमें पहले कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 वो कितनी है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I1 बराबर 3 एम्पियर। वैसे 3.0 लिखा हुआ है लेकिन उस जीरो का कोई मतलब नहीं। धारा को 0.01 सेकंड में, ठीक है, धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। अर्थात डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा टी बराबर 0.001 सेकंड में धारा को क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं I1 डैश बराबर क्या है, 0 एम्पियर। ये बात समझ रहे हैं कुछ, I1 माइनस I1 डैश, कुछ इस बात को समझ पा रहे हैं? मतलब अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा। यहाँ पर लिख दें क्या, प्रारंभिक और अंतिम, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर मैं डेल्टा I1 बराबर सीधे लिख दूं, क्या निकालूं ये वैल्यू, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर सीधे धारा में परिवर्तन जो हो रहा है वो निकाल रहा हूँ। डेल्टा I1 बराबर क्या निकलेगा, धारा जो है वो प्यारे बच्चों 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जा रहा है। मतलब अंतिम धारा शून्य और प्रारंभिक धारा 3 एम्पियर, तो 0 माइनस 3 लिखेंगे जो कि आएगा -3 एम्पियर। ये डेल्टा I1 की वैल्यू आ गई। डेल्टा I1 क्या बता रहा है कि इस धारा में परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव। समय डेल्टा टी बराबर क्या दिया गया, 0.001 सेकंड। वेरी गुड। इसके बाद कह रहे हैं द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस कुंडली के जो भी सिरे हैं उनमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल वो E बराबर 15,000 वोल्ट है होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक बताओ। मतलब E बराबर आया है 15,000 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है E बराबर m डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी माइनस का, यही होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व के पदों में भी यही होता है। बस उसमें पहली धारा में परिवर्तन होता है। अगर स्वप्रेरकत्व होता तो ये होता है E बराबर माइनस का L डेल्टा I बटे डेल्टा टी। बस सिंपल है यहाँ। लेकिन पहली कुंडली में धारा की चर्चा होती है तो I1 लगा होता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। सूत्र वैसे ही होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व को m से लिखते हैं। m की वैल्यू निकालनी है, सबको लिख लो। देखो E की वैल्यू है प्यारे बच्चों 15,000 बराबर, E की वैल्यू है 15,000 बराबर माइनस का m लिखेंगे इनटू डेल्टा I1 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 बटे, माइनस का 3 है ना तो थोड़ा ब्रैकेट में लिखो तो ज्यादा ठीक है। और फिर बटे में क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 0.001। अब देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चों, m की वैल्यू केवल निकालनी है, केवल m की वैल्यू निकालनी है, केवल m की वैल्यू निकालनी है। तो m को एक पक्ष में रोको, बाकी सबको उस पक्ष में भेज दीजिए। तो m को रोका, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाली वैल्यू इसके गुणे में जाएगी। ऊपर होगा 15,000 गुणे 0.001 बटे में, ये 3 इसके बटे में जाएगा भाग में, क्योंकि m के गुणे में है 3, ठीक है। तो 3 इधर भाग में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, देखो ध्यान से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 1, गुणा में, गुणा करके गुणा का चिन्ह लगा के हर में दशमलव के स्थान पर लिखेंगे 1। आगे देखो कितने अंक, 1 2 3, 3 अंक है तो नीचे 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे कौन किसको काट रहा है, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से कैंसिल आउट, बिल्कुल सही। 3 पछी 15, 3 पचे 15। ये अब एक ही ऊपर बचा था, 1 का गुणा 5 से होगा तो एक ही आएगा, 5 1 का 5। अर्थात प्यारे बच्चों आ गया यहाँ पर m बराबर आंसर आ गया 5 हेनरी, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी ही होता है। m बराबर आ गया 5 हेनरी। प्यारे बच्चों यही उसका उत्तर हो जाएगा। सर आपसे, सलमान जी लिख रहे हैं, सर आपसे विनम्र निवेदन है कि जब आप सिर्फ सूत्र लिख के छोड़ दीजिए और हम लोग को सॉल्व करने दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। आनंद गुरु जी ये बताइए क्रैश कोर्स कब शुरुआत होगा? नवंबर में, क्योंकि क्रैश कोर्स उसी समय पढ़ना अच्छा रहेगा, उसी समय जरूरी भी होगा। क्रैश कोर्स ये होगा कि 60 से 70 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, खत्म किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी। क्लियर है? बताओ इस क्वेश्चन को किसको नहीं समझ में आया? सर व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क आया, हाँ ये भी किसी का डाउट था सर व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब मेरे पास होमवर्क नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे नंबर दिए हो, कैसे ऐड करने के लिए बोले हो। कॉलिंग सेंटर अलग है, कॉलिंग डिपार्टमेंट में अलग लोग वर्क करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप कौन सा नंबर वहाँ दे रहे हो, कैसे ऐड किया जा रहा है, उसका किसी भी टीचर के मोबाइल में एक्सेस नहीं होता है। वो टेक्निकल चीज़ है, वो वहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर 10 कॉल आ सकती हैं और फोन एक ही सिम से 10 फोन चलते हैं और 10 में फोन आ जाते हैं, तो वो उनका सिस्टम है। तो आपको व्हाट्सअप के लिए तो वहाँ पर कॉल करके बताना है ना कि और आपके पास होमवर्क नहीं पहुंचा तो ये आपकी मिस्टेक थी, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर होमवर्क भेजा गया। एम क्या है प्रणव कुमार गौतम जी? एम है अन्योन्य प्रेरकत्व। एम क्या है? हाँ, ये एम जो है ये है अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व है, ठीक है, याद रहेगा। एम जो है वो अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है। समझ में आ गया गुरुजी? अब देखो, आओ एक आधा और प्रश्न आपको बता दें। हाँ ये देखो प्रश्न, एक अलग प्रकार का प्रश्न है। एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। सुनते जाना। विमान के पंख 25 मीटर लंबे हैं। देखो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं,
कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। अरे सर ये एरोप्लेन आपने बना दिया क्या? जी हाँ, ये एरोप्लेन है। अरे सर क्या प्लेन बनाया है आपने, पूछिए मत सर, आपने एरोप्लेन बना दिया, हम उड़ने लगे। ये एरोप्लेन है प्यारे बच्चों। प्रश्न ये कह रहे हैं कि ये 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मतलब जेट विमान की जो चाल है, बच्चों आप पार्टी ध्यान देते चलना, विमान की जो चाल है, विमान का जो वेग है, विमान का वेग मतलब v बराबर दिया गया है 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा अब किसमें, मीटर पर सेकंड में। 18 दूना 36, 200 का गुणा 5 से होगा तो 5 दूनी 10, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड क्या है इस विमान का वेग है। अब देखो अभी मैंने पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं, लेकिन पहले वेग को थोड़ा सा अच्छा सिस्टमेटिक बना लिया, प्लेन का मैंने चित्र भी बना दिया। फिर से आगे पढ़ेंगे कि कह रहे विमान के पंख 25 मीटर लंबे हैं। ये जो विमान के पंख हैं, है ना, ये वाले पंख, ये कितने मीटर लंबे हैं, 25 मीटर लंबे। ठीक है, गुरु जी की बात समझ में आ रही होगी आपको। विमान के पंख कितने लंबे हैं, 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, इन्होंने कहा ये जो पंखों की लंबाई है गुरुजी, विद्यार्थी जी समझेंगे, ये जो पंखों की लंबाई है, ये जो पंखों की लंबाई है प्यारे बच्चों, ये पंखों की लंबाई मैं कितनी मान ले रहा हूं, एल है। कितनी मान ले रहा हूं, पंखों की लंबाई टोटल एल है। एल बराबर कितना दिया गया है, तो गुरुजी दिया गया है 25 मीटर। ये एमकेएस पद्धति में ही मात्रक है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब प्यारे बच्चों अगर एक सिरा ये ए है, एक सिरा ये ए है और दूसरा सिरा ये बी है, तो इन्हीं के सिरों के बीच पंख, ये यहां पर ये वाले पंख नहीं मानना, वो तो मैंने बताया कितने लंबे हैं, 25 मीटर। कह रहे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता 4.0 या कह लो 4, सीधे बोलो 4 × 10⁻⁴ टेस्ला है। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र फैला है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो फैला है, यहां पर जो एक समान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फैला है वो कौन सा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की टोटल तीव्रता, मैं बीई की बात कर रहा हूं, बीई मतलब अर्थ की चुंबकीय क्षेत्र की जो टोटल तीव्रता है, बीई बराबर 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ध्यान से सुनिए प्रश्न में, बाद में रिपीट करने की जरूरत मुझे पड़ेगी ही नहीं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया लेवल का प्रश्न है। 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 30 डिग्री है। मतलब थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। मतलब जिस स्थान पर, फिर से ध्यान से सुनो, ये पूरी पृथ्वी है, आप पृथ्वी के जिस स्थान पर हो या प्लेन जहां पर उड़ रहा है उसी स्थान पर आप हो, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो नति कोण का मान है वो 30 डिग्री। नति कोण का मान, नति कोण क्या होता है आपको ये भी बताया था कि चुंबकीय सुई उस स्थान पर थोड़ा सा झुक रही होगी, क्षैतिज दिशा, मान लो आप खड़े हो तो सरफेस की रेखा ऐसे बिल्कुल होगी, लेकिन चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे सीधे ना होकर के थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई होगी। इसका मतलब यहाँ वही सरफेस वाली स्पर्श रेखा उठा के यहाँ खींच दो तो स्पर्श रेखा से ये चुंबकीय सुई 30 डिग्री का कोण बना रही होगी, वो होता है नति कोण। तो प्यारे बच्चों जहां पर प्लेन उड़ रहा है वहां पर नति कोण कितना है, 30 डिग्री है, जो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का फैला हुआ है। लेकिन जो प्लेन है, ध्यान सुनिए, जो विमान है वो विमान प्यारे बच्चों क्षैतिज दिशा में चल रहा है, क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, ऐसे उड़ना शुरू किया करेगा, तिरछा इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। तो जो विमान के पंख हैं, जो विमान के पंख हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को, पूरे चुंबकीय क्षेत्र के भी कैसा, क्षैतिज लाइनें भी होंगी और ऊर्ध्वाधर लाइनें भी होंगी। भाई 30 डिग्री पर है ना ऐसे, तो सुनो ध्यान से सुनो, ये जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये प्यारे बच्चों चुंबकीय सुई यहाँ पर इस प्रकार से होगी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से, तो ये 30 डिग्री का कोण है। तो इस दिशा में जो आता है ये होता है बीई, ये होता है बीएच और ये होता है बीएच और ये बीवी। ये चुंबकीय क्षेत्र बीई है, लेकिन जो पंख हैं प्लेन के वो बीएच को नहीं काट रहे, क्योंकि क्षैतिज दिशा में प्लेन उड़ ही रहा है। इस वजह से भाई प्लेन ऐसे उड़ता है ना कि प्लेन ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। बताओ प्लेन का रॉकेट की तरह ऊपर जाता है क्या? नहीं, प्लेन ऐसे उड़ते हुए बता रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे उड़ रहा है, ऐसे उड़ते हुए जा रहा है। तो जो प्लेन है प्यारे बच्चों वो क्षैतिज रेखाएं, इसकी जो ऊर्ध्वाधर वाली रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, बीवी, जो बीवी है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, वी सफिक्स में लगा होना वर्टिकल कंपोनेंट, उसको काटता है, वो प्रभाव में रहता है। ठीक है, मतलब बीई ना होकर के बीवी बराबर क्या होता है, बीई साइन थीटा होता है। अगर बीवी की वैल्यू निकालनी है, बीएच बराबर क्या होता है, बीई कॉस थीटा होता है। बीएच बराबर बीई कॉस थीटा, ये मैंने सिखाया था। बीवी बराबर बीई साइन थीटा होता है। यहां पर किस चीज की जरूरत है आपको, बीवी की जरूरत है, बीवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो ये पंख हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटते हुए जा रहे हैं। इसलिए जो पंख हैं तो वो पंख एक चालक की तरह है, जिससे उनके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, इनके सिरों में प्रेरित विभवांतर निकालना है आप लोगों को। चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, अब याद करें, चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो आप लोगों को एक सूत्र बताया गया था, ठीक है, चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, सूत्र याद करें, सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल याद करो क्या बताया गया था, E बराबर
BVL sin थीटा, यही बताया गया था ना इस सूत्र से, ठीक है, सूत्र E बराबर BVL sin थीटा से। लेकिन यहां पर क्या क्या होगा बदलाव, ध्यान से सुनिए। यहां पर विमान के पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, आप ध्यान सुन लीजिए। यहां पर होगा E बराबर B, और B वो भी कैसा, V वाला, BV, ठीक है, BV, और BV किसके बराबर होगा, B sin थीटा के बराबर होगा BV, और ये BV सफिक्स वाला V बता रहा हूं मैं, और ये वेग विमान के पंखों का इनटू विमान के पंखों की लंबाई sin थीटा। अब देखो विमान के जो पंख हैं उनका वेग जो है वो क्षैतिज दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, तो ये वाला जो थीटा होगा ना इस सूत्र में, ये वाला थीटा ये sin 90 होगा, किसके होगा, sin 90। अब ये किसके बराबर आएगा, BVL के बराबर। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहां पर प्यारे बच्चों E बराबर, अब BV की वैल्यू क्या है, BE sin थीटा, BE sin थीटा इंटू BV की जगह पर BE sin थीटा इंटू का V इंटू का L। E बराबर BE की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने लिखा BE की वैल्यू 4 × 10 की घात -4, BE की वैल्यू 4 × 10 की घात -4 इंटू sin थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, नति कोण का मान कितना है 30 डिग्री। प्यारे बच्चों यहाँ पर V की वैल्यू क्या, वेग कितना है 3600, 1000 मीटर पर सेकंड आया ना, तो 1000 इंटू लंबाई L कितनी है 25 मीटर दिया हुआ था शायद, L बराबर 25 मीटर, तो पंखों की लंबाई 25 मीटर हो जाएगा। हल कर लो इसे हल कर लो, 25 चौको प्यारे बच्चों ये भी 100 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 100 गुणे ये वाले 1000 गुणे ये 10 की घात -4 गुणे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। प्यारे बच्चों E बराबर यहाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, 1/2 अंडर रूट, फिर sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, ये बने 10 की घात 5 में 10 की घात -4 हट गए तो केवल 10 बचेगा, बटे 2, 2 पंचे 10। इस प्रकार से E बराबर आ जाएगा 5 वोल्ट। E बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया आपको, बहुत थोड़ा सा नहीं बहुत घुमाया इन्होंने, बहुत घुमाया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते। देखो ये क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, अरे सर जी आपने तो तिरछा ऐसे बना दिया, अरे प्लेन बनाया मैंने उल्टा पुल्टा बन गया, प्लेन ऐसे ही उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन हवा में उड़ रहा है क्षैतिज दिशा में, तो प्लेन जिस दिशा में उड़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, प्लेन के वेग की दिशा इधर, तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने sin 90 रखा के सिरों के बीच BVL sin थीटा, क्योंकि यहां पर हम लिख देंगे वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र कौन सा प्रभावी है, क्षैतिज वाला प्रभावी नहीं है, क्षैतिज वाली चुंबकीय रेखाओं को, जो क्षैतिज वाली चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होंगी, जो क्षैतिज वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनको थोड़ी ये पंख काटेंगे, पंख तो ऐसे समांतर उड़ रहे हैं ना, पंख भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे कहां कट रहे हैं, ये वाली लाइनें काटेंगी, ऊर्ध्वाधर वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटेंगी, तो वही प्रभावी होगा। जो BH होगा वो तो कोई मतलब ही नहीं, BH का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र ये वाला BV वाला है, ये वेग की दिशा से कितना कोण बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B सफिक्स में V लगा लो, V वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर, इसको अल्फा लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां पे जो थीटा लिखा वो नति कोण का मान दिया गया, ये sin थीटा जो है ये नति कोण है, समझना दोनों में अंतर है, वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है sin थीटा, और यहां पर ये जो BV कंपोनेंट आया थीटा वो 90 डिग्री। BV क्या है, BV है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, ये क्या है, ये BH होता है क्षैतिज घटक, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का क्षैतिज घटक, और प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसीलिए H लगा होता है, ये स्मॉल v जो लिखा हुआ है इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक किसका ऊर्ध्व घटक, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक। BH का कोई काम नहीं है गुरुजी, जी हाँ बिल्कुल काम नहीं, BH का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसी दिशा में प्लेन उड़ रहा है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी नहीं हो रहे, चुंबकीय बल रेखाएं उस प्लेन को काट ही नहीं रही, उसी के समांतर दौड़ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र का कोई असर नहीं, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं। जब तक चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से लंबवत ना निकलें तब तक चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, किसी पृष्ठ के तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, या वैद्युत बल किसी भी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये चीज होती है, ठीक है, समांतर रहेंगे तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई फ्लक्स नहीं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी नहीं होगा। गॉट इट पॉइंट, क्लियर। 5 वोल्ट आ रहा है क्या, बिल्कुल 5 वोल्ट ही आ रहा है, यस सर। एक बार आप फिर से समझ सकते हैं इसे, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग फिर से इसे देख भी लेना। मैं ये कह रहा हूं प्लेन की चाल दी गई, क्षैतिज दिशा में ऐसे प्लेन उड़ रहा है, बना तिरछा जरूर चित्र है, वो समझाने के लिए बना हुआ है, और इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चला। फिर कह रहे हैं पंखों की लंबाई 25 मीटर है, मतलब वो जो चालक पंख की लंबाई है वो चालक की तरह है, 25 मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का टोटल दिया गया है B बराबर 4 × 10 की घात -4, ये तो टोटल दिया गया। अगर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटे तो कैसे बांटेंगे, जबकि नति कोण क्या है 30 डिग्री है, जहां पर प्लेन उड़ रहा है वहां पर नति कोण 30 डिग्री, वो चीज मैंने बता दी है। तो इसके B के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक BH एक BV, ये बताया था, पृथ्वी बता रहा हूं, जो 5वां चैप्टर में है ये। अब ये 5वें चैप्टर जो लोग नहीं पढ़े, 6वें चैप्टर में एडमिशन हुआ है, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा उनका, समस्या है ना, या जो लोग एडमिशन तो लिए लेकिन देखने नहीं आते रेगुलर,
वो आ रहे हैं समय पर, भैया मौज मस्ती चल रही है, समय पर पढ़ लेंगे। तो वो ऊर्ध्व घटक, ये ऊर्ध्व घटक, ये क्षैतिज घटक। अब यहाँ पर प्रभावी कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? चालक में जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी वही फ्लक्स में परिवर्तन करेंगी, वही विद्युत वाहक बल प्रेरित करेंगी। यही तो फैराडे का नियम है। तो फ्लक्स में परिवर्तन कौन करेगा? ऊर्ध्वाधर वाली चुंबकीय बल रेखाएं। तो बीवी साइन थीटा लिया जाएगा, बीवी ऊर्ध्व घटक। इस वजह से अब यहाँ पर हम लोग सुने कि चालक जब दौड़ रहा हो तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BVL sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ बी कौन सा? तो बीवी वाला। वेग है, एल है लंबाई, साइन थीटा साइन 90, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं वी वाली नीचे की ओर और प्लेन बिल्कुल क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। वेग की दिशा ये, वेग की दिशा प्लेन की ये, और चुंबकीय बल रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेग की दिशा के बीच 90 डिग्री का, ये आ गया बीवी इंटू वी इंटू एल। अब बीवी की वैल्यू बी साइन थीटा होगी। क्यों? क्योंकि उसका वो ऊर्ध्व घटक है बी का। रख दिया, हल कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना होता है। कल की क्लास बहुत मजेदार होगी, क्योंकि कल लाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्लास, वो यूट्यूब पर होगी। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। 6वां चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब चलेंगे 7वें चैप्टर की ओर, प्रत्यावर्ती धारा। जल्दी से फर्स्ट पेपर खत्म करके जुलाई के मिड तक हम लोगों को, मिड तक तो नहीं हो पाएगा, 20 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद सेकंड पेपर की शुरुआत कर देनी है, जहां पर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में विदा लेते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें, जी जान लगा करके मेहनत करते रहें, अपने माता पिता को खुश रखने के लिए एक प्रयास रोज करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।